हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 समान हिंदी का गद्य गरिमा का चैप्टर नंबर 3 अशोक के फूल, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर को जानेंगे। तो देखिए, प्रश्न हमारा है, दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए देखते हैं गद्यांश नंबर पहला हमारा गद्य क्या है। देखिए, पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए, गद्य क्या है पहले। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्मम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही यह मनोहर मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन में से चुपचाप उतर गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का, अशोक को तो जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया गद्यांश। तो देखिए, इस पर हमें रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है। देखिए, आपको यहाँ पर रेखांकित अंश भी दिख रहा होगा। तो ये पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो देखिए, उत्तर क्या हो जाएगा। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका संदर्भ। अब आइए हम रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न अगला हमारा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आइए करते हैं। देखिए, हमने हेडिंग डाला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय साहित्यिक वाङ्मय और भारतीय जीवन के में अशोक के फूल का प्रवेश फिर से विलुप्त हो जाना विचित्र नाटकीय स्थिति के सदृश है। कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कालिदास के काव्य में यह पुष्प जिस सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णित होता है, वैसा उनके पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं होता है। ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, अशोक का पुष्प या अशोक का फूल कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। तो देखिए, अशोक का फूल या पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया। तो देखिए, अशोक के पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ, मतलब जब उनका सल्तनत आया उसी के साथ साथ साहित्य के ही सिंहासन से चुपचाप क्या हुआ, उतार फेंका गया। आगे देखिए, अगला प्रश्न, लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। तो लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। आगे देखिए, दूसरा गद्यांश देखिए, कहते हैं दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये हमारा है गद्यांश। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला, इसमें भी हमें संदर्भ लिखना होगा, तो पहला प्रश्न ही होगा, उपयुक्त गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे भी हमें संदर्भ लिखना है। तो देखिए, संदर्भ क्या हो जाएगा, एक बार फिर देख लीजिए। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। ये हो गया संदर्भ। अब आइए हमें दूसरा प्रश्न देखिए, क्या हमारा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, कहते हैं से लेके बढ़ जाती है, यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश है, अंडरलाइन जहाँ तक है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए,
द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। यह उन्हें उन्हीं बातों को याद रखता है जितने उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, यानी जिससे उसका काम हो। अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों को यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को रखता है जो उसे सदैव जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायक पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो उसे यह भूलकर आगे बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए पहले के ज़माने में लालटेन जलाए जाते थे, लेकिन आजकल लालटेन की कोई कदर ही नहीं कर सकते, घर में बल्ब चलते हैं एलईडी वाले। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया? तो देखिए, अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया। अगला प्रश्न है, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ चलता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला गद्यांश हमारा क्या है? गद्यांश नंबर 3 देखिए, मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती हुई यह जीवनधारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की ही बात है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा क्या है प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे भी हमें संदर्भ लिखना है, तो एक बार फिर से संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। अगला प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया है वह यह है कि मनुष्य में जो जिजीविषा है वह अत्यधिक निर्मम और मोह माया के बंधनों से रहित है। सभ्यता और संस्कृति की जो कतिपय व्यर्थ बंधन या मोह थे उन सबको रोकती हुई वह सदैव आगे बढ़ती चली गई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है? तो उत्तर देखिए, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा वृथा मोहों को रोकती चली आ रही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, लेखक ने किसे बाद की बात बताया है? तो देश और जात की अवशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है? वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। आगे देखिए, अगला गद्यांश देखिए क्या है? गद्यांश नंबर 4, अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त में इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही यह तेज से डूबती है। जितना भारी होगा उतना तेज से डूबेगा। तो इसमें भी पहला प्रश्न हमारा संदर्भ लिखना है। देखिए, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य गरिमा में संकलित हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। अगला प्रश्न हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आइए देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, पांडित्य अर्थात विद्वता भी एक भार है। यह जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से मनुष्य को डुबोती है या डुबाती है। विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है। जितना विद्वान होता है वो अहंकारी भी होता है, और अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण होता है। जो जितना बड़ा विद्वान होता है वह उतना ही बड़ा अहंकारी भी होता है। रावण का उदाहरण हमारे समक्ष है। उस जैसा विद्वान धरती पर शायद ही पैदा हुआ हो, लेकिन उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, अशोक को देखकर कौन उदास होता है? प्रश्न है, अशोक को देखकर कौन उदास होता है? देखिए उत्तर,
अशोक को पुराने चित्त से देखने वाला उदास होता है। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक विद्वता के बारे में जन सामान्य को क्या संदेश दे रहा है? उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है कि विद्वता को साहस और जीवन का अंग होना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति को उत्थान की ओर प्रेरित करे। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि व्यक्ति को अपने उत्थान से उत्साहित और पतन से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में सब भाव से रहना चाहिए, यानी स्वभाव अच्छा रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से चैप्टर 3 अशोक के फूल का गद्यांशों पर आधारित प्रश्न हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।